हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। दादा उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं प्रयास जेई 2.0 में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज इसका लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, क्या हाल चाल है आप लोगों के। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सब लोगों को। तो जाग जाओ भाई सब लोग, उठो नींद से। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं दादा। कौन सा ग्रुप 15? ग्रुप 14 लास्ट क्लास में खत्म कर दिया था, है ना। आज ग्रुप 15 पढ़ेंगे। ऑल राइट, बताओ देंगे पढ़ाया हुआ, रिवाइज करके आए हो लास्ट क्लास वाला, पढ़ के आए हो सब लोग, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है भाई, है ना, उसके बिना कुछ नहीं है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा फायदा है ना। जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा बेनिफिट। यस, ऑल राइट, सब ठीक है, बढ़िया, एकदम मस्त। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक मिनट रुकना भाई लोगों, आप लोग। चलो जी, तो करते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट। चलो, तो हम लोग ना अभी आज वाला जो पोर्शन है ये आपको लाइव मिल ही रहा है। जो कल वाला पोर्शन होगा, कल वाला जो अपना सेशन होगा वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूं। यस, कल वाला जो आपका सेशन है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाला है, ठीक है। अब आप उसका रीजन पूछोगे, तो भाई मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि कल मेरे एक बहुत खास जिगरी यार मित्र दोस्त जो भी आप लोग बोलो उनका शादी है। और शादी जनरली लोगों के जीवन में एक ही बार होती है ना। हाँ, मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ लोगों की एक से ज्यादा भी हो जाती है और कुछ लोगों की नहीं भी होती, है ना। दोनों ही खतरनाक कंडीशन है वैसे, लेकिन जनरली मतलब एक ही शादी होती है हर इंसान की। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही होती है अगर सब कुछ ठीक रहे तो। हाँ, तो वो मुझे शादी में जाना और इसी वजह से, और मैं भी नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का कोई वो टाइम खराब हो, ऐसा कुछ हो। तो आज वाला जो सेशन है मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है। कल वाला सेशन, सॉरी, ठीक है, कल वाला आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। फिर उसके बाद नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ हाँ, आप लोगों ने अगर कभी नाम सुना हो या आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, उनके खूब सारे लेक्चर्स हैं। मोहन सर हैं, है ना। हाँ, सो मोहन सर की शादी है कल, तो मैं आज उधर ही निकल रहा हूँ। इस वजह से कल वाली क्लास अपनी लाइव नहीं हो पाएगी, कहने का मतलब ये, ठीक है। और जो परसों वाली क्लास रहेगी अपनी, है ना, उसका देखते हैं क्या रहता है ना। जैसा भी रहेगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ऑल राइट, हाँ। और 25th जो है, 25th वाली जो डेट है ना, उस दिन जैसा आप सब लोगों को पता है, मतलब जिसको नहीं पता उसको बता भी देता हूँ, 25th को राजस्थान में इलेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्शन है, तो अब इलेक्शन वाले टाइम मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि है ना वोट देना भी जरूरी है और ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी है। तो इस वजह से उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तरह से। तो वो वाली क्लास भी लाइव नहीं हो पाएगी। देखते हैं, अगर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जाती है तो आपको मैं वो वाला सेशन रिकॉर्ड करके दे दूंगा, ठीक है। तो ये आगे का जो कहानी है वो मैंने आपको बता दिया। हाँ हाँ, ठीक है। अब उस दिन छुट्टी होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता। 25th को इलेक्शन है, बट उस दिन देखो छुट्टी होती। बाकी स्टेट में इलेक्शन थे तो वहां छुट्टी नहीं हुई थी, तो हो सकता है राजस्थान में भी ना हो, है ना। इट डिपेंड्स, ठीक है। अबे प्रचार नहीं होता, प्रचार 25 तारीख को इलेक्शन है, मैं 25 को छुट्टी ले रहा हूं तो कौन सा प्रचार हुआ। उस दिन तो वोट दे के आना है ना। हाँ, ऑल राइट, चलो जी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर देते सेशन, अब टाइम खराब नहीं करते, है ना। लेक्चर नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं
और ग्रुप 15 एलिमेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ग्रुप 14 एलिमेंट्स हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हम लोगों ने पढ़े थे, और उसमें डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन और बाकी जो एलोट्रोप्स थे उनकी कहानी हम लोगों ने देखी थी, ठीक है ना। उस पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद आज ग्रुप 15 एलिमेंट में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, फिर आएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और सबसे लास्ट में आने वाली है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑल राइट, तो चलिए, पूरे दिन वोट नहीं देंगे बे ज्ञानी आदमी, वोट देने में यहां से 150 किलोमीटर जाऊंगा, है ना। कितना किलोमीटर? 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, है ना। तो 150 किलोमीटर गांव जाऊंगा, तो गांव में वहां पर स्टूडियो मेरे लिए तैयार थोड़ी ना है, समझ रहे हो बात? हाँ, मतलब ना तुम्हें को निकालना है कहीं से कुछ ना कुछ, है। हाँ, तो देखो आ जाओ बेटा, ग्रुप 15 एलिमेंट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं सारी दुनिया जानती है ना, सारी दुनिया जानती है। इसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है ना। ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। नाथू, पप्पू, आंसू सब बीमार, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, नाच, पंजाबन, अस्सी सब बीमार, है ना। मतलब अलग अलग तरीके से आप अलग अलग चीजों को याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी ट्रिक मैंने आप लोगों को बता रखी है इसकी, ठीक है ना। ये है हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज है, ये जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं ना दादा, इन ग्रुप 15 एलिमेंट का एक और नाम भी होता है, एक और नाम भी होता है, इनको निक्टोजेंस भी बोला जाता है। पी साइलेंट होता है, निकोजेंस या फिर निक्टोजेंस, है ना, एक ही बात है। इसको ये नाम भी दिया जाता है। कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे बता सके कि ऐसा क्यों है, इनको निकोजेंस या फिर निक्टोजेंस क्यों बोला जाता है? ऐसी क्या खास बात है इनमें, है ना, ऐसा क्या है इनमें कि इनको निकोजेंस या फिर निक्टोजेंस आप लोग कहते हो? कोई मुझे बता सकता है क्यों कहा जाता है? हाँ, इसमें देखो लिखा भी है, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है दादा, ये दोनों कैसे हैं भाई? नॉन मेटल है, ठीक है दादा, ये कैसे हैं? नॉन मेटल है। फिर उसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी कैसे हैं? मेटलोइड्स हैं, दीज टू आर मेटलोइड्स। और सबसे लास्ट में वाला जो बिस्मथ है, ये कैसा है दादा? ये है आपका मेटल, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में कहानी भी आपके सामने लिखी है। ऑलराइट, यस, टॉक्सिक नहीं बेटा, सफोकेटिंग। सफोकेशन होता है ना जिस केस से, गैस से। इसमें से ये जो वर्ड है ना निक्टो, निक्टो का मतलब होता है चोकिंग, चोक करना, है ना, चोक हो जाना। ऐसे कहते हैं ना यार मैं चोक हो गया, मतलब सांस नहीं आ रही, सफोकेशन सा हो रहा है। और जंस का मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो ये जो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है ना, नाइट्रोजन गैस, है ना, जो N2 होता है ना, अगर इसके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो ना, यस, अगर इसके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो ना, तो आपका जो नाइट्रोजन का इफेक्ट होगा ना, वो चॉकिंग इफेक्ट होता है, सफोकेटिंग इफेक्ट होता है। इसी वजह से ये वाला जो आपका ग्रुप 15 एलिमेंट्स है, इनको नाम दे दिया गया है निक्टोजेंस, है ना, निकोजेंस, निक्टोजेंस। सफोकेटिंग बोल सकते हो, है ना, सफोकेटिंग बोल सकते हो, या फिर चोकिंग बोल सकते हो, एक ही बात है ना। और जेंस का मतलब होता है प्रोड्यूसर, है ना, प्रोड्यूसर, है ना, सफोकेटिंग गैस के प्रोड्यूसर कौन होते हैं? ग्रुप 15 एलिमेंट्स। नाइट्रोजन अगर आपके साथ और नाइट्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन नहीं है, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे फिर तो सर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता, हम चोक तो नहीं होते, बिकॉज वहां पर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। ऑक्सीजन नहीं होती तो हमें दिक्कत आती, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। यस, आगे चल सकते हैं हम लोग। हाँ जी, नोट किया आप लोगों ने? हाँ, अरे बेटा पॉइजन नहीं, पॉइजन अलग होता है, चोक अलग होता है ना। कह रहा पॉइजन, बेटा पॉइजन तो ऐसा हो गया कि दिया और इंसान निपट लिया, है ना, वैसा नहीं होता इधर, ठीक है ना, वैसा नहीं होता। आओ देखो, अब इसके बाद ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अकरेंस की, है ना। तो देखो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, अकरेंस में आपको डेटा नहीं याद रखना कि कौन कितना परसेंट है, लेकिन एक जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कुछ इसमें कंपाउंड्स के नाम होते हैं, वो नाम बताने के लिए, उनका फॉर्मूला बताने के लिए मैं आपको अकरेंस वाला पार्ट पढ़ाता हूं, नहीं तो अकरेंस वगैरह को देखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। देखो, इसने लिखा है कि नाइट्रोजन जो होता है 78% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, सारी दुनिया जानती है ना, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% बाई वॉल्यूम होता है, सब लोगों को पता है, ये तो छोटी क्लासेस में भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं, है ना। और अर्थ क्रस्ट की बात करें अगर, इट अकर्स एज, अर्थ क्रस्ट पे ये किस फॉर्म में मिलता है? ये है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम, फॉर्मूला हम लोगों को पता है NaNO3, देखो इसमें नाइट्रोजन आ रहा है ना, इसका नाम है चिली सॉल्टपेटर। मैं ये नाम बताने के लिए ही ये वाली स्लाइड लेके आया हूं, यू मानो। कई बार चिली सॉल्टपेटर लिखा होता है, जनता की होश उड़ जाते हैं, ये क्या हो गया, है ना। तो वो कौन होता है? NaNO3। एक होता है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, दादा KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और इसको बोला जाता है इंडियन सॉल्टपेटर, ठीक है। तो चिली सॉल्टपेटर, इंडियन सॉल्टपेटर, इनके बारे का फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है, इनके बारे में
क्या इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, वो है फॉर्मूला इनका, ठीक है ना। तो इसको याद रखो आप लोग, नाइट्रोजन आपको अर्थ क्रस्ट में इन दोनों की फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा लिखता है कि जो फॉस्फोरस होता है वो बोन्स में प्रेजेंट होता है, लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है, और फॉस्फोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग्स, ठीक है। एक जनरल इंफॉर्मेशन है, याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तब भी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है ना। आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मथ हो गया, फाउंड मेनली सल्फाइड मिनरल्स, ओर्स वगैरह में मिलता है, लेकिन ओर्स हमारे पार्ट सिलेबस वाले पार्ट से हट गया है, जैसा आप लोगों को पता है कि मेटलर्जी वाला पोर्शन अब हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये वाले पोर्शन हमें देखने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें वो इन दोनों के फॉर्मूले थे, NaNO3, KNO3, चिली सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी थी, ठीक है। सर राजस्थान में पानी मिलता नहीं बेटा, पानी कहाँ है वहां, है ना, वहां पानी नहीं पीते लोग, है ना, वो जीवन उनका ऐसा ही है, या फिर वो पानी पी लेते हैं ऊंट की तरह, एक ही बार पी लेते हैं, फिर उनको कई दिनों तक पानी पीने की जरूरत नहीं होती, है ना, ऐसा ही है बेटा राजस्थान में साला मतलब बताओ, इसी देश के वासी हो तुम लोग, हैं, या कहीं और अलग कहीं पैदा हुए हो, बताओ। राजस्थान के बारे में लोगों को कितनी गलत फहमी है ना। जैसे ही राजस्थान का नाम आता है ना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में पहली पिक्चर आती है, पानी नहीं होगा, लोग वहां पानी के लिए तरसते होंगे, हाहाकार मचा होगा पानी के लिए, है ना। दूसरी चीज वहां रेत ही रेत होगी और कुछ भी नहीं होगा वहां। तीसरी चीज वहां पे औरतें सिर्फ और सिर्फ घूंघटी डालती होंगी, है ना, ये लोगों के दिमाग में आती है ना। चौथी चीज, आदमी हमें जो भी चल रहा होगा वो खड़ी गम्मा ऐसे ही बोलता होगा, राम राम सा, नहीं है भाई, सब चीज है उधर राजस्थान में। हाँ, हिल स्टेशन भी है, तुम्हें पता है राजस्थान में हिल स्टेशन भी है। राजस्थान में गर्मी में टेम्परेचर 50 डिग्री जाता है तो सर्दियों में टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। राजस्थान में जहां दूर दूर तक रेत है तो वहीं पे आपको बहुत सारी ग्रीनरी भी मिलेगी। यस, राजस्थान में आपको नहर भी मिलेगी, कैनाल्स भी मिलेंगी, राजस्थान में नदियां भी हैं, चंबल नदी का नाम तुमने सुना होगा। राजस्थान में बारिश भी खूब होती है, लेकिन वो हर जगह नहीं है ना। राजस्थान में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, जो आपको हो सकता है बहुत सारे स्टेट्स में देखने को ना मिले। इतनी डाइवर्सिटी कहीं देखने को नहीं मिलेगी कि गर्मी में टेम्परेचर 50, सर्दी में टेम्परेचर माइनस में, है ना। हाँ हाँ, ये भी है, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है राजस्थान मतलब वहां तो सबकी शादी 10-12 साल की उम्र में हो जाती है ना, बाल विवाह हो जाता है सबका, चाइल्ड मैरिज नहीं होता भाई, वो जमाने गए अब, है ना। हाँ, आओ जी, तो अब आगे चलते हैं, है ना। हाँ, कभी आओ तुम लोग राजस्थान यार, क्या बात कर रहे हो, फिर तुम्हें पता लगेगा कैसा है हमारा राजस्थान, एकदम जबरदस्त, है ना। महल देखो यहाँ, तुम्हें पता लगेगा यहाँ के कल्चर के बारे में। हाँ, आओ जी, तो अब देखो, अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज की, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है यार इसके बारे में अब, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वैलेंस शेल का, सर वो होगा NH2 NP3, बताओ ना, यही होगा कि नहीं होगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर नोबल गैस हो जाएगी, है ना, NH2 NP3, ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप लोग बोलोगे सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, है ना, NH2 NP3। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करूं, बताओ देखें, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें, कौन कौन सी हो सकती हैं, जल्दी बताओ, कितने लोगों को याद है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन सी हैं, जल्दी बोलो, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं। हाँ हाँ हाँ, फटाफट फटाफट, कौन कौन सी, ये मैंने सबसे पहले वाले दिन ही बता दिया था, जल्दी बताओ। बोलो भाई, कौन कौन सी थी। हाँ, +3 और +5 तो है, एक और भी थी, +3 +5 और एक और लिखवाया था, -3 भी तो लिखवाया था। हाँ, -3 भी तो लिखवाया था भाई, भूल गए हो ना तुम लोग, -3 भी तो था। वैलेंस शेल में 5 है, 3 है ना, -3 भी हो सकता है ना। ये 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स इस केस में पॉसिबल थी, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की, ठीक है, बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की, है ना, रेडियस के बारे में बात। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, एक तो ग्रुप 14 एलिमेंट दे रखा है, एक पर्टिकुलर पीरियड की बात हो रही है ये, है ना, और दूसरा दे रखा है ग्रुप 15 एलिमेंट्स। बताओ देखें किसका रेडियस ज्यादा होगा, है ना। अगर तुमसे कोई पूछ ले, ऑर्डर पूछ ले
कि बताइए कोवेलेंट रेडियस या फिर नॉर्मली साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो जनरली हम लोग यही बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है, तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स की साइज ग्रुप 15 एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, है ना। और अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं तो लिखता है कि इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप, है ना, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज करता है विदाउट एन एक्सेप्शन। नाइट्रोजन सबसे कम होगा, फिर उसके बाद फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, है ना। ये है हमारी कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन, ये वाली चीज तो बहुत आसान है। अब देखो ये वाला जो अगला पॉइंट लिखा है ना, ये सिमिलर पॉइंट हम लोगों ने ग्रुप 14 एलिमेंट्स में भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन से फास्फोरस जाते हैं, साइज काफी बढ़ती है। फास्फोरस से आर्सेनिक जाओगे, साइज बढ़ेगा लेकिन थोड़ा सा बढ़ेगा। आर्सेनिक से एंटीमनी में साइज बढ़ेगा और कम बढ़ेगा। एंटीमनी से बिस्मथ में जाने पर साइज बढ़ेगा लेकिन और कम बढ़ेगा, है ना। तो साइज इंक्रीज तो करता है लेकिन जितना आप लोग सोच रहे हो उतना इंक्रीज नहीं करता। रीजन क्या है? वो है पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। डाउन द ग्रुप जाने पर ये जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनमें इनर शेल में डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत पुअर होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा है और अट्रैक्शन ज्यादा है मेरे भाई। तो इसका मतलब साइज जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ती, थोड़ी कम बढ़ती है। जितना आप लोग सोच रहे हो उतना ज्यादा नहीं बढ़ता, थोड़ा कम बढ़ता है, ठीक है। हाँ लेकिन बढ़ेगा जरूर। ऑलराइट, कोई दिक्कत है इसमें? नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है जी। नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बेटा एंटीमनी और बिस्मथ के साइज में बहुत कम डिफरेंस होता है ना। डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता, लेकिन बहुत ही कम डिफरेंस होता है, ठीक है। हो गया, आगे चलें। वेरी गुड। तो ये बात होगी कोवेलेंट रेडियस की। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयोनिक रेडियस की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आयोनिक रेडियस की। हाँ जी, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आयोनिक रेडियस। देखो आयोनिक रेडियस में क्या होगा, आपको अगर याद है तो हम लोगों ने लिखा था कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है ना दादा, ये तो होता है नॉन मेटल। कैसा होता है? नॉन मेटल होता है ना। और नॉन मेटल की आयन जो होता है उस पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव आयन होता है। यहां पर देखो आप लोग, आपके सामने एक ऑर्डर लिखा हुआ है ना। इसका एग्जैक्ट ऑर्डर भले ही आपको याद रहे ना रहे, उसकी कोई टेंशन नहीं है ना। आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जब आप नाइट्रोजन से फास्फोरस गए और फास्फोरस से आर्सेनिक गए तो जो साइज है वो बढ़ती है। ये वाली जो रेडियस है, ये कौन सी रेडियस कैलकुलेट कर रखी है? देखो नाइट्रोजन के लिए एनायन वाली रेडियस N3 माइनस है। फास्फोरस की कौन सी आयोनिक रेडियस है? P3 माइनस है। आर्सेनिक की भी कौन सी आयोनिक रेडियस है? AS3 माइनस है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एंटीमनी की बात करूं तो उसका जो रेडियस होगा वो आर्सेनिक से छोटा होगा। यहां से यहां जाने पर आयनिक रेडियस बढ़ रही है। आर्सेनिक की एंटीमनी का जो रेडियस है, आयनिक रेडियस, वो आर्सेनिक के कंपैरिजन में छोटा है। और छोटा क्यों है? छोटा इसलिए है क्योंकि यहां इसके लिए कौन सी आयनिक रेडियस निकाली गई है? कैटायन की Sb3+। और सबसे लास्ट में बिस्मथ है, बिस्मथ की भी कौन सी? Bi3+। तो इन वाली आयोनिक रेडियस के बारे में बात की गई है। हालांकि आयोनिक रेडियस के बारे में इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है ना। जनरली क्वेश्चन इसके बारे में वो नहीं पूछता है, फिर भी अगर कभी पूछ ले तो इस तरह का पूछेगा। एग्जैक्ट ऑर्डर या फिर एग्जैक्ट डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये कहूंगा, ठीक है। अब कोई बोले साहब इनके लिए एनायनिक रेडियस क्यों डिफाइन की गई है? बिकॉज ये नॉन मेटल्स है। इसके लिए कैटायनिक रेडियस क्यों डिफाइन की गई है? बिकॉज ये मेटल है। मेटल पे जनरली चार्ज पॉजिटिव होता है तो इसकी कैटायनिक रेडियस, ये नॉन मेटल्स है इन पे चार्ज जनरली नेगेटिव होता है तो ये अपनी कौन सी रेडियस होगी? एनायनिक रेडियस होगी। नेगेटिव चार्ज होता है नॉन मेटल्स पे। यस यस, बात समझ में आई? दादा बोलना पड़ेगा, क्लियर है ये चीज? आयोनिक रेडियस में ये डेटा आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई आपसे कहे, मान लो कह दे कि भाई कैटायनिक और एनायनिक अलग अलग नहीं बतानी, आप तो ये बताओ सबकी कैटायनिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, है ना। क्या कहे आपसे? अगर कोई आपसे ये कह दे कि सबकी 3+ का ऑर्डर क्या होगा, है ना, कैटायनिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउन द ग्रुप जाने पर कैटायनिक रेडियस बढ़ेगी, है ना। बिस्मथ की ज्यादा होने का रीजन क्या हो गया? बिस्मथ की साइज बड़ी हो गई, खत्म होगी कहानी, है ना। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ती है। देखो ये भी कैटायनिक, ये भी कैटायनिक, लेकिन इसकी कैटायनिक रेडियस बड़ी है। क्यों? क्योंकि बिस्मथ का साइज एंटीमनी से बड़ा है। डाउन द ग्रुप आ रहा है, नीचे आ रहा है। मेरी बात समझ में आई? डन, ठीक है, ठीक है बेटा। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है
तो और अभी मैं आपको और भी बताऊंगा कि डाउन द ग्रुप जाने पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप जाने पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी कम होती है, सॉरी बढ़ती नहीं है, नेगेटिव की टेंडेंसी कम होती है, बिकॉज डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है। मेटल्स पे चार्ज जनरली पॉजिटिव आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसी वजह से आर्सेनिक जो है उस पे माइनस और एंटीमनी का प्लस। ये ऑक्सीडेशन स्टेट के कैटायनिक रेडियस इस केस में इस तरह से डिफाइन की गई है, आयनिक रेडियस, सॉरी, ठीक है। हाँ बेटा, माना कि एंटीमनी एसबी जो होता है वो मेटलॉइड होता है, लेकिन इसके लिए जो रेडियस डिफाइन की गई है वो कैटायनिक रेडियस है। भाई मेटलॉइड है, इसका मतलब ये कैटायनिक भी तो हो सकता है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि मेटलॉइड की टेंडेंसी मेटल और नॉन मेटल दोनों के लगभग सिमिलर होती है, ठीक है। अच्छा, कल की डीपीपी मिल गई क्या आप लोगों को? हाँ जी, एक बार बताइए जरा, कल वाली डीपीपी मिल गई थी क्या आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई लोगों, कल वाली डीपीपी आप लोगों को मिली थी क्या? जल्दी बताओ। हाँ हाँ हाँ, फास्ट फास्ट। कोई किसी ने लिखा कि साहब कल वाली डीपीपी नहीं मिली हमें। हाँ मिल गई थी ना, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाँ ये वाला चीज बढ़िया। अब आगे आ जाओ, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की। बहुत आसान है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत इजी है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बताओ ग्रुप 14 एलिमेंट्स और ग्रुप 15 एलिमेंट्स किसकी किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? पहले तो ये बताओ। फिर उसके बाद ग्रुप 15 एलिमेंट्स और ग्रुप 16 एलिमेंट्स, इसमें कंपैरिजन बताओ, और ग्रुप 16 एलिमेंट्स इसमें कंपैरिजन बताओ, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बताओ। हाँ दोनों में बताओ किसकी आयनाइजेशन एनर्जी दोनों में ज्यादा होगी। हाँ लेट आई होगी कोई बात नहीं, है ना, लेट आई होगी कोई बात नहीं, सॉल्व भी कर ली, हाँ बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस थे। हाँ दोनों में ऑर्डर बता दो फटाफट से। हाँ जी बेटा फटाफट बताओ देखें। हाँ 15 और 16, वाह 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 वाह, मुझे पता था तुम लोग यही बोलोगे, मुझे पता था तुम लोग यही बोलोगे। अरे मुन्ना देख, ग्रुप 14 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP2 होता है। ग्रुप 15 का NS2 NP3 होता है। सर ये तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है सर, कैसा है? हाफ फिल्ड है सर, हाफ फिल्ड है, इसका मतलब मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, है ना, साइज भी छोटा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो सर ये NS2 NP3 है सर, ये वाला NS2 NP4 है सर, ये वाला हाफ फिल्ड है सर, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मोर स्टेबल है, इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहां रखना, ध्यान रखना, यहाँ साइज के अकॉर्डिंग जनता चकमा खा जाती है ना। वो 15 और 16 में भी साइज देखने लगती है, वो देखते हैं कि 16 की साइज छोटी है, छोटी है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी ना। अरे यहाँ साइज से पहले क्या देखना होता है हमें? साइज से पहले देखना होता है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब अगर इनमें बात करें आपस में तब कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, है ना, ये ऑर्डर होगा। ये ऑर्डर हो गया आयनाइजेशन एनर्जी का। साइज बढ़ रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, ठीक है। साइज बढ़ रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। डन, नोट कर लेना, हो जाए तो डन लिख देना। ऑलराइट, नोट कर लो, हो जाए तो डन लिख देना, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ जी नोट कर लो, 5th पीरियड तक होता है क्या बेटा? 5th पीरियड की किसकी? हाँ मतलब अरे ये जनरल लिखा है ना, सबके लिए मत लिख लेना जनरल, ये सबके लिए नहीं है, जनरल 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 जनरली, है ना, बीच में कहीं पर एक्सेप्शन हो सकता है ना, लास्ट में जाके, है ना, 3 4 5th के बाद जाके एक्सेप्शन हो सकता है, इतना याद रखो, बस जनरल की याद रखो। ऑल राइट, आगे चले। डन, बहुत बढ़िया, चलिए जी आगे चलते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी अगर मैं 14 और 15 में कंपेयर करूं
तो वापस से वही ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जनरली ज्यादा होती है 14 के कंपैरिजन में इन अ पीरियड। और अगर हम लोग डाउन द ग्रुप बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ जो होती है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग सेम होती है ना, है ना, लगभग 1.9 के इक्वल होती है ना। डेटा नहीं याद रखना हमें। बिस्मथ और एंटीमनी दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग सेम होती है। वापस से वही रीजन है, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा भी होगा कहीं पे। हाउएवर अमंग्स द हेवियर एलिमेंट्स द डिफरेंस इज नॉट दैट मच प्रोनाउंस, है ना। उसका रीजन वापस से वही है, बिस्मथ सबसे लास्ट में आता है ना, और यहां पर उससे पहले डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जिनका शील्डिंग इफेक्ट काफी पुअर होता है ना। पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, इस वजह से बिस्मथ का जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, साइज जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी आप सोच रहे हो उससे ज्यादा होगी, और इतनी ज्यादा हो जाएगी कि एंटीमनी और बिस्मथ लगभग सेम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? हाँ जी, आगे चलें। हाँ, नोट कर लिया हो तो बताना बेटा, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, नोट हो गया हो तो बताना, फिर आगे चलेंगे। चले, बहुत बढ़िया जी। अब इसके बाद सबसे लास्ट में आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यस यस यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो एक चीज मुझे बताओ, ग्रुप 14 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी या 15 की, क्या लगता है तुम्हें? हाँ ये बताओ सबसे पहले तो। थोड़ा अलग सा ऑर्डर मिलेगा इसमें आपको, अभी रीजन भी पता लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से बताओ, ग्रुप 14 का ज्यादा होगा या 15 का? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होगा, ग्रुप 14 या फिर 15? पहले तो ये बताओ, जल्दी जल्दी, किसका ज्यादा होगा? यस बेटा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 14 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, बिकॉज जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP3, और इनका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यस, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इनकी टेंडेंसी ना तो इलेक्ट्रॉन देने की होती है और ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की होती है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन से प्यार। नाइट्रोजन बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन से कोई प्यार नहीं है, मैं बहुत सख्त आदमी हूं, है ना। किसी ने पूछा भाई क्यों है ऐसा, क्या दिक्कत है कि तू नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं करता, तो ये नाइट्रोजन कहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, मेरे पास हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो मैं 2s2 2p4 में चला जाऊंगा, और 2s2 2p4 p4 कॉन्फ़िगरेशन कम स्टेबल है p3 के कंपैरिजन में। तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इन सबको ही इलेक्ट्रॉन से कोई बहुत ज्यादा प्यार नहीं होता। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी काफी कम होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 14, है ना, ग्रुप 16 के कंपैरिजन में भी अगर आप देखोगे तो। ठीक है ना, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता। बहुत बढ़िया। लेकिन सर हम तो अभी तक यही पढ़ते आए हैं, हम तो अभी तक यही पढ़ते आए हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। बताओ ना, अरे तुम्हें याद है कुछ? सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना? दादा ये चीज बोलनी पड़ेगी। अरे भाई जब तुम डाउन द ग्रुप जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होता जाता है ना, बताओ। लेकिन सर यहां तो इस ऑर्डर को देखने से तो ऐसा लग रहा है, इस ऑर्डर को देखने से ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बढ़ रही है डाउन द ग्रुप। सर ये तो जो हो रहा था उससे कुछ अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस यस यस, सुना है ना ये चीज? ये कोई मुझे रीजन बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ क्यों रही है डाउन द ग्रुप जाने पर? कोई ऐसा जिसको लगता है? यस, ये किसी ने लिखा है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। क्या बात है यार, मतलब हेड्स ऑफ, मानना पड़ेगा। देखो होता क्या है, होता क्या है, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3 होता है। सर नाइट्रोजन जो है ना वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसकी जो साइज है ना वो काफी छोटी है, साइज छोटी है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मैं कह सकता हूं ऐसा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, है ना भाई। नाइट्रोजन छोटी साइज है, छोटी साइज में 5 इलेक्ट्रॉन पहले से रखे हुए, 5 इलेक्ट्रॉन अगर पहले से हैं उनमें आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी है। अगर मान लो आपने नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिया,
नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिया तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और बढ़ जाएगा। इस वजह से नाइट्रोजन का गेन करने का टेंडेंसी और कम हो जाएगा। भाई वैसे ही वो हाफ फिल्ड था, वैसे ही गेन नहीं करना चाह रहा। और दूसरा चीज ये रीजन भी है कि इस वजह से भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, ऑल राइट। हाँ हाँ, माइक हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। ठीक है ठीक है, कर लिया मैंने, ठीक कर लिया, अभी ठीक हो जाएगा शायद। अब सर फिर डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है ना। फॉस्फोरस का साइज नाइट्रोजन से ज्यादा है। जब उसका साइज बड़ा है ना तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है, इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन हो जाएगा। फॉस्फोरस से आर्सेनिक का साइज और बढ़ गया, साइज और बढ़ गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और कम हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन करना और आसान हो गया। मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर जो मेन रीजन है, एक तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, डाउन द ग्रुप जाने पर, यस, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होता है। नाइट्रोजन की साइज छोटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, इस वजह से इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कम होगी। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होता जाएगा, बिकॉज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डिक्रीज करते हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई? ऐसा बाकी एलिमेंट्स के लिए क्यों नहीं होता? देखो, कहीं पर भी कोई भी चीज आप जनरलाइज नहीं कर सकते हमेशा, है ना, ये तो आप लोग मानते हो ना। हर चीज हर जगह जनरलाइज नहीं की जा सकती, वही तो अलग चीज है। ऑर्डर हमें पता लग गया, फिर हमने उस ऑर्डर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, तो देखा कि ये वाला ऑर्डर, इसका एक्सप्लेनेशन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से दिया जा सकता है ना। यस, समझ में आई बात? हाँ, तो हमेशा किसी भी चीज को हर जगह अप्लाई मत करो कि यहां है तो ग्रुप 16 में भी ऐसा ही होगा, नहीं। हर ग्रुप की अलग कहानी है। ग्रुप 15 में ये होगा, 16 में ये होगा, 17 में ये होगा, 18 में ये होगा। अगर मान लो सब जगह एक ही चीज होती, फिर तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान होता ना दादा, फिर तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान होता ना, एक चीज याद रख लो सबके लिए हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है ना। इसी वजह से मैं कहता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिक्वायर्ड्स मल्टीपल रिविजन्स, है ना, जिससे कि आपको चीजें ध्यान रहती है। ऑल राइट, ठीक है। एक चीज आप और भी बोल सकते हो कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो ना, ये जो स्टेबिलिटी वाला इफेक्ट है, हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी वाला इफेक्ट, वो डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करता है ना। डाउन द ग्रुप जाने पर हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी वाला जो इफेक्ट है वो डिक्रीज करने लगता है, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ने लगती है। इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है, बट अगेन वो वापस से फिर से इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। क्लियर है? डन? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से यहां तक कहानी सारी क्लियर है। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखो, अगर आप इसमें एग्जैक्ट ऑर्डर जानना चाहते हो ना, आयनिक रेडियस, है ना, अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्ट ऑर्डर हमें बताओ, तो दादा देखो, यह है एनायंस और यह है केटायंस। तो जो एनायंस की साइज होती है वो तो कम होती है, सॉरी बड़ी होती है, और केटायन की साइज छोटी होती है। तो आप अगर इसमें एग्जैक्ट ऑर्डर लिखना चाहो ना, तो एसबी का सबसे छोटा, फिर आएगा बिस्मथ, फिर आएगा आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। ये वाला आप लोग एग्जैक्ट ऑर्डर लिख सकते हो, लेकिन ये 3+ है, ये भी 3+ है, ये 3- है, ये 3- है और ये 3- है। ठीक है ना? आप चाहो तो इसमें एग्जैक्ट ऑर्डर ये वाला लिख सकते हो। ये दोनों केटायन है, और हमें पता है केटायंस की साइज एनायंस के कंपैरिजन में जनरली छोटी होती है ना, तो इन दोनों की साइज छोटी होगी, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन होगा? बिस्मथ होगा। अब यहां पर एनायंस है, एनायंस की साइज बढ़ रही है इधर से इधर जाने पर, तो ये बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो आप लोग चाहो तो इसको एग्जैक्ट अगर ऑर्डर याद रखना हो तो ये याद रख सकते हो। हालांकि आयनिक रेडियस का ऑर्डर जनरली नहीं पूछा जाता है इस तरह से, है ना, वो कोवेलेंट रेडियस तक ही ऑर्डर पूछ के खत्म कर लेता है। ठीक है, डन? आगे चलें अब हम लोग। ठीक है जी। तो दादा अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कर दी है खत्म। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें। सबसे पहली चीज लिखिए कि ऑल द एलिमेंट्स आर पॉली एटॉमिक, है ना, सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? पॉलीएटॉमिक है। अच्छा देखो एक चीज और देखो, नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सारी दुनिया जानती है नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2। फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? P4। और आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हो गया ना, ये वाले होते हैं मतलब नेटवर्क फॉर्म में, है ना। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? नेटवर्क, बहुत सारे बॉन्ड्स बने होते हैं आपस में। ठीक है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं दादा? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, है ना। देखो नाइट्रोजन N2, फॉस्फोरस P4,
और ये होते हैं नेटवर्क। जैसे होता है ना उसका नेटवर्क, किसका, डायमंड का नेटवर्क है ना, नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है, नेटवर्क सॉलिड होता है, वैसा ही इनकी स्ट्रक्चर होती है। इनमें से अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन मतलब N2, तो लिखता है कि नाइट्रोजन तो एक गैस है, सारी दुनिया जानती है, और बाकी सारे के सारे जो है कैसे हैं, सॉलिड्स हैं। फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं। डन, वेरी गुड। अच्छा, यहां पर देखो लिखता है कि बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, बट द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ। थोड़ा सा ऑर्डर में ऊपर नीचे है। मॉलिक्यूलर फॉर्म में बोले तो बेटा नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 मॉलिक्यूल, एक अकेला डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। फॉस्फोरस अकेला P4 डिस्क्रीट अकेला P4 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये वाले जो है ना तीनों, ये नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे डायमंड होता है ना, डायमंड का फॉर्मूला क्या लिखते हो, कुछ नहीं लिखते ना, कार्बन होता है डायमंड, वो नेटवर्क, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। इसी तरह से ये तीनों भी नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हाँ। अब एक चीज देखो, बहुत आसान सी चीज है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं ना, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, ये दोनों है मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये कौन सी है सर, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ये है नेटवर्क फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है कि जो नेटवर्क वाले हैं ना, ये जो नेटवर्क वाले हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्म के कंपैरिजन में। ऑब्वियस है ना, क्योंकि इनमें बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। जैसे डायमंड की हम लोग बात करते हैं, कार्बन 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 कार्बन, ऐसा बहुत बड़ा कोवेलेंट बॉन्ड्स का नेटवर्क बन जाता है। इस वजह से वो हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होता है ना। यस, उसी तरह से ये भी नेटवर्क सॉलिड्स हैं, तो नेटवर्क सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए। मानते हो इस बात को? तो यही चीज इसने लिखी है, देखो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो तीनों हैं ये नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो नेटवर्क वालों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक, अब नेटवर्क की बात कर लो इन तीनों में, तो साइज अगर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या दादा? इस तरह से आप याद रख सकते हो। हालांकि कहने को मैं डायरेक्ट बोल सकता था कि इस ऑर्डर को याद कर लो, लेकिन इसके पीछे की मैं कहानी समझा रहा हूं तुम्हें, जिससे इस चीज ऑर्डर को याद रखना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। यस दादा, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये है दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये है दोनों नेटवर्क। अगर मान लो मैं इसमें मेल्टिंग पॉइंट पूछूं, तो आप लोग यही तो बोलोगे कि आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट एसबी का और बिस्मथ का ये ऑर्डर होगा, बिकॉज बिस्मथ की साइज सबसे बड़ी है, बॉन्डिंग इसमें वीक होगी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इन तीनों में तो ऑर्डर ये होगा कि नहीं होगा? देखो यही ऑर्डर लिखा, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब इनमें भूल जाओ, इनमें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो इनके कंपैरिजन में कम होगा। देखो इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक के कंपैरिजन में कम है, और यहां से एग्जैक्ट ऑर्डर जो आया वो एग्जैक्ट ऑर्डर ये है, सबसे ज्यादा आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ, फिर फॉस्फोरस और फिर नाइट्रोजन। ये ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का। समझ में आ गई मेरी बात? क्या चीज समझ में आई क्या? दादा बोलना पड़ेगा, हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा भाई, यस या नो बोलना पड़ेगा। अब एक क्या एम्फोटेरिक, हाँ क्लियर है? यस। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ रहा है, बिकॉज साइज बढ़ती है ना, जो आपके वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, छोटा सा एक्सेप्शन है एंटीमनी और बिस्मथ में, कि बिस्मथ का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, एंटीमनी का ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इतना सा चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? डन। तो ये इस डेटा को आप लोग याद रखें। अगर मैं एलोट्रोपी की बात करूं तो नाइट्रोजन के अलावा बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स एलोट्रोपी शो करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ एलोट्रोप्स कौन से पढ़ेंगे? फॉस्फोरस के, है ना। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स पढ़ना है। जैसे ग्रुप 14 एलिमेंट्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़ते थे, वैसे ही हम लोग इस केस में सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, है ना। बाकी के बारे में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर? दादा ये अगर नोट कर लिया हो ना तो डन लिख देना, आगे चलेंगे। हाँ जी,
यहां तक अगर नोट हो गया हो ना तो डन लिख देना, आगे चलेंगे। यस यस, जल्दी बताओ। यहां तक अगर नोट कर लिया है तो डन लिखो, आगे चलेंगे। यस यस, हाँ आगे चलें। अरे यार, पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या होता है ये भी बताएं। दादा पॉलीएटॉमिक क्या होता है? पॉलीएटॉमिक का मतलब है N2 डायटोमिक, P4 टेट्राटॉमिक। तो जनरली जहां पर दो या दो से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो एक मॉलिक्यूल में, उसको पॉलीएटॉमिक लिख दिया जाता है ना। मोनोटॉमिक एक अकेला एटम, जैसे आपका एग्जिस्ट करता है ना, ये सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये मोनोटॉमिक्स होते हैं। ठीक है, हीलियम गैसेस हो गई जैसे। आओ देखें, बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, डेंसिटी की। डेंसिटी में कोई लफड़ा नहीं है, डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ेगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। डेंसिटी के ऑर्डर में लफड़ा नहीं आता। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। डाउन द ग्रुप जाने पर मास भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन मास ज्यादा बढ़ता है सर वॉल्यूम के कंपैरिजन में। इसी वजह से डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई लफड़ा डेंसिटी में एक्सेप्शन का है ही नहीं। ठीक है, ये सीधा सीधा एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन डेंसिटी का ऑर्डर है। आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो बिना किसी देरी के मैं फटाफट से चला आता हूं किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, किस पे चलते हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। डन। आइए फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, सबसे पहले कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में लिखा है, सारे लोग आप लोग जानते ही हो। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बता दी, -3 +3 और +5 होती है, ये हम लोगों ने पढ़ी लिया। फिर उसके बाद इसने एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है कि टेंडेंसी जो होती है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। क्यों क्यों? हाँ 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 सर, बहुत बोरिंग लग रहा है, क्या करूं बेटा, है ना। अब मैं यहां, वो होता है ना जैसे, अब जो है वो है, मतलब उसमें मैं अब इसमें मसाला कैसे डालूं बेटा। ये सारे क्वेश्चन ही हैं अपने आप में। अरे ये फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी है जो तुम्हें टॉपिक पढ़ाने के बाद अलग से क्वेश्चन करवाने पड़ते हैं। अभी क्वेश्चन आ जाएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन ही हैं भाई। ऑर्डर पूछ लेगा आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, साइज का, ये सारे क्वेश्चन ही तो और क्या है ना। इसका रीजन आप लोग सब लोग जानते हो। देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये होता है ना। ये दोनों हमने कहा था नॉन मेटल्स होते हैं सर। ये वाले जो होते हैं मेटलोइड्स होते हैं, और ये वाला जो होता है सबसे लास्ट वाला सर, वो क्या होता है, ये मेटल होता है। तो सर डाउन द ग्रुप जाने पर देखो कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। डाउन द ग्रुप जाने पर दादा क्या हो रहा है सर, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज आने की टेंडेंसी कम होगी। क्यों? मेटल पे चार्ज पॉजिटिव आता है ना। तो डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है। बिस्मथ बोलेगा मुझे -3 नहीं शो करना, क्यों? क्योंकि मैं तो मेटल हूं, मेरा ईगो हर्ट हो गया है, मेटल पे नेगेटिव चार्ज है ना। समझ गए बात को? तो इसी वजह से मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ रहा है, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की शो करने की टेंडेंसी कम होती है। लिखा भी है इंक्रीज इन साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर। बिस्मथ हार्डली फॉर्म्स एनी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बिस्मथ मना कर देगा, है ना, बिस्मथ मना कर देगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? बिल्कुल बेटा, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी भी बढ़ती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, लेकिन फाइनल जो ऑर्डर है वो ये है कि डाउन द ग्रुप जाने पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी शो कम होती है। इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर का जो इफेक्ट है दैट इज मोर डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इनकी वैसे ही बहुत कम होती है ना। ग्रुप 15 की अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखोगे ना, तो बाकी के कंपैरिजन में आपको वैल्यू बहुत कम मिलेगी, है ना। यस, चलें आगे चलें क्या? अच्छा, अब तुम एक बात बताओ, अब तुम एक बात बता दो, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? यार ये कितनी बार आ गया, मतलब कुछ बताने की जरूरत है क्या? हाँ भाई, ये कितनी ही बार आ गया कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। मेरे हिसाब से नहीं जरूरत है कुछ भी बताने की। यस, और रीजन सारी दुनिया जानती है भैया, क्या होगा रीजन? इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? जो सबसे नीचे आता है ना एलिमेंट, सबसे नीचे कौन आता है? बिस्मथ आता है ना। बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाता है, BiF5।
BiF5। यहां पर बिस्मथ +5 में है, लेकिन +5 बिस्मथ बहुत ही कम शो करता है। एक सिर्फ और सिर्फ एक अकेला एलिमेंट होता है, अकेला कंपाउंड होता है, वो होता है BiF5 फ्लोरीन के साथ। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं ये चीज डी ब्लॉक एलिमेंट में भी पढ़ाऊंगा कि होता क्या है। जनरली जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, कोई भी एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा किसके साथ? या तो ऑक्सीजन के साथ या फिर फ्लोरीन के साथ। हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना। कोई भी एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा किसके साथ? या तो ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ। देखो इसका मैं एग्जांपल भी देता हूं आपको। जैसे सल्फर है, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पड़ी है तुमने? है ना, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने पढ़ी होगी +6। वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोराइड की फॉर्म में बनाता है, SF6। आप लोगों ने देखा होगा आयोडीन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 7, किसके साथ शो करता है? IF7। है ना, जनरली या तो फ्लोरीन के साथ होगी या फिर ऑक्सीजन के साथ होगी। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि फ्लोरीन जो होता है स्मॉल साइज का होता है ना दादा, स्मॉल साइज का होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना मेरे भाई, सही बात है ना। ये सल्फर ना अपने चारों तरफ 6 छोटे छोटे फ्लोरीन के एटम्स को बड़े आराम से अकोमोडेट कर सकता है, क्लोरीन को नहीं कर सकता। क्लोरीन की साइज भी बड़ी हो जाती है, वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये सल्फर बोलेगा मैं नहीं झेल सकता भाई तुम्हें, मैं 6 फ्लोरीन को जरूर झेल लूंगा। वैसे ही अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के केस में सर, ऑक्सीजन जो होता है वो जनरली मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसी वजह से एलिमेंट सोचेगा यार मैं ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता हूं, क्योंकि वहां पर बॉन्ड मजबूत बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट में काफी काम में आएगा। पी ब्लॉक में भी हल्का सा काम में आप लोग ले सकते हो कि जब भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आए जनरली वो किसके साथ आएगी? या तो फ्लोरीन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ। रीजन मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों होगा। डन। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगी, बताने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी। यस, ये है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी। कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, बिस्मथ की अगर बताना हो +3 और +5 में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? दादा बताइए जरा। बिस्मथ की +5 और +3 में से मैं कह सकता हूं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। बताइए, सही कहा गया मैंने? और बाकी जितने भी होते हैं उनकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी? +5। क्लियर है? यस यस। मंजिल, अरे हाँ मंजिल का कल लॉन्च था ना, क्या रहा? लॉन्च हो गया क्या कल मंजिल का? ओ भाई मैंने तो देखा ही नहीं कल, मुझे तो पता ही नहीं क्या दिया है उसमें मुझे। क्या रहा मंजिल में? तुम लोगों ने देखा था क्या लॉन्च मंजिल का? है भाई? ओहो बताओ, तुम कितनी बड़ी चीज मिस कर दी मैंने। तुम लोगों ने देखा था क्या मंजिल का लॉन्च? कहाँ गया भाई? अरे कल लाइव था नहीं क्या? अच्छा आ गया ना। ओ ओ, लाइव ओरिएंटेशन सेशन, अच्छा कहाँ है? अरे यार कल तो लॉन्च था ना मंजिल का, क्या रहा? अरे वो लॉन्च कहाँ गया? मुझे दिख ही नहीं रहा यहाँ। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अच्छा सर स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अरे तो दादा कहाँ था वो लॉन्च? कहाँ था भैया? ओ समझ गया मैं। यस 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 यस, अपने मेन चैनल पे था। ओके, जेई वाला पे कहाँ था बे? उस पे था, फिजिक्स वाला चैनल पे। समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है। भाई साहब सारे लोग थे, मतलब मैं ही नहीं था वहां? ओ भाई, हालांकि उन्होंने मुझे कॉल तो किया था, एक बोले सर आ जाओ नोएडा और मंजिल के लॉन्च पे आ जाओ, तो मैंने कहा कि नहीं हो पाएगा आना, है ना। ठीक है, क्या कर सकते हैं अब, कोई बात नहीं। अच्छा तो फिजिकल केमिस्ट्री मिला है हमें, अमित महाजन सर के साथ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे चलते हैं।
हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिजिकल मिला है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मैं अभी एक्चुअली उस पर फिजिकली ले रहा था ना, उसमें कौन सा, अरे वो कौन सा लक्ष्य बैच ना, उसमें फिजिकल ले रहा था, तो हो सकता है उसके अकॉर्डिंग मना कर दिया, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन देखो जनरल, ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3 +5 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आ जाओ भाई वापस। नाइट्रोजन जो है ना बेचारा, वो +1 +2 +4 भी शो कर सकता है। देखो देखो तुम एक बात बताओ, जैसे आप लोग लिखते हो ना NO, है ना, एक लिखते हो ना N2O, एक लिखते हो ना NO2, है ना, या फिर N2O4, इनमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो ना आप लोग। यहां नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो ना, N2O +1, NO +2, NO2 +4 +4, है ना। तो नाइट्रोजन जो होता है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो वो +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, लेकिन जनरली +3 +5 शो करेगा। डन। और देखो जो फास्फोरस होता है बेचारा, वो +1 और +4 भी शो कर सकता है इन सम ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +1 और +4 भी हो सकती है। देखो फास्फोरस का एक ऑक्सो एसिड होता है H3PO2, है ना, आप लोग इसके बारे में भली भांति जानते हो। इसमें इसकी बेसिसिटी बताओ सबसे पहले तो, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है सबसे पहले तो ये बताओ, है ना। और फिर उसके बाद आप लोग इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी आएगी, +1 आएगी, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मतलब अगर +3 और +5 लिख दिया तो सारे एलिमेंट +3 और +5 ही शो करेंगे, कुछ और नहीं शो कर सकते, और भी शो कर सकते हैं, लेकिन मेनली +3 +5 -3 होती है। यस, बात समझ में आई, है ना। तो यहां पर इसकी बेसिसिटी 1 होगी भाई। हाँ हेलो हेलो, ये 2 वाले कौन है ना, जो 2 बोल रहा है ना, गाल पे चाटा मार लो अपने आप हाथ से, है ना, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। यहां पर इसकी बेसिसिटी 1 होती है मेरे भाई, बेसिसिटी 1 होती है, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 है ना। अरे दादा इसकी स्ट्रक्चर में एक ही तो OH बॉन्ड होता था। ओ मेरे भाई, इसकी स्ट्रक्चर जब आप लोग बनाते थे H3PO2 की, तो उसमें एक ही तो OH बॉन्ड होता था, एक ही हाइड्रोजन था जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड था। बताओ, मतलब हद है यार, है। ये भी गलत, ये भी गलत कर रहे हो, बहुत गलत बात है भाई। आओ देखो, एक बहुत आसान सी इंफॉर्मेशन है आपके सामने, बहुत एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जिसको आप लोग ध्यान में रखो। ये क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी है, इस वजह से ये इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। क्या पता एनसीईआरटी की कोई लाइन उठा के जे मेंस वाला पूछ ले, जनरली वो पूछ लेता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। हाँ आओ देखें, आओ। कहता है कि नाइट्रोजन के केस में जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 से लेके +4 तक, टेंड्स टू डिस्प्रपोर्शनेट। ओ हो, जानते हो ना। अब रेडॉक्स में क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा दिया था यार तुम्हें उधर केमिकल बॉन्डिंग में। क्या बात कर रहे हो यार, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ा दिया था तुम्हें, नहीं पढ़ाई थी क्या। जब हम लोग ऑक्सो एसिड्स की वो बनाते थे लुईस स्ट्रक्चर्स, तो मैंने लिखा था बेसिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH बॉन्ड इन स्ट्रक्चर। जितनी OH बॉन्ड स्ट्रक्चर में होती थी उतनी उसकी बेसिसिटी होती थी। बताओ हद है, मतलब N2O4 का स्ट्रक्चर सब बनवाया हुआ है भाई, N2O4 N2O5 सारे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को बना रखी है भाई। दादा ये देख लेना, स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ सकता है ना। ये N2O4 हो गया, N2O5 में ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा। ये एनसीईआरटी में भी बनी हुई है स्ट्रक्चर्स, ये देख लेना भाई, है ना। फिर तुम मुझे बोलोगे कि सर ये स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन कैसे आ गया, ये सारा स्ट्रक्चर मैं उधर बनवा चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग में, वापस बनवाने की जरूरत नहीं है। हाँ तो देखो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना +1 से लेके +4 तक, वो डिस्प्रोपोर्शनेट होती है कौन से सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या है, HNO2 में मुझे बताओ क्या नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, बिल्कुल है। एसिडिक सॉल्यूशन में यह HNO2 चला जाता है HNO3 में, यहां HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गया, और साथ में NO भी बनता है, NO में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो देखो नाइट्रोजन +3 से +5 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, +3 से +2 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर किसी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो तो ऐसी रिएक्शंस को आप लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन बोलते थे। बोलना पड़ेगा, बोलो बोलो बोलो, बताओ बताओ, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस में भी जितनी भी बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डिस्प्रपोर्शनेट होती है, वो भी डिस्प्रपोर्शनेट होगी किसमें, +5 एंड -3 में।
और अल्कली और एसिडिक दोनों सॉल्यूशन में। देखो यहां नाइट्रोजन का जो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है कौन से सॉल्यूशन में होता है? एसिडिक में। और जो फास्फोरस का डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है वो किस में होता है? एसिडिक में भी हो सकता है, बेसिक में भी हो सकता है। H3PO3 में देखो +3 है, और ये जो +3 है किस में जा रहा है? +5 में। और यहां पर किस में जा रहा है? -3 में। +3 से +5 ऑक्सीडेशन, +3 से -3 रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही एलिमेंट का हो रहा है, ऐसी रिएक्शंस को डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये चीज है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसको आप लोग याद रखें, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डन? समझ में आई बात? हाँ, ये आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा, बिल्कुल। ये आप लोगों ने, फैजल सर ने ये सारी कहानी आप लोगों को पढ़ाई होगी फिजिकल केमिस्ट्री में। अरे रिएक्शन बैलेंस की तुम चिंता मत करो बे, बैलेंसिंग को छोड़ो तुम। हाँ, बैलेंसिंग को छोड़ो। समझ में आ गया ना ये वाला पॉइंट? क्लियर है? नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, आगे चलेंगे। हाँ जी, नोट किया हो डन लिखना, आगे चलेंगे। यस, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक और चीज लिखी है, नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है कितनी होती है? 4 होती है ना? क्यों? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, है ना? ये सारी दुनिया जानती है। दूसरी चीज, जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी वैलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। फास्फोरस की वैलेंसी देखो 6 है, क्यों? क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं ना। हेवियर एलिमेंट जो होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? डी ऑर्बिटल्स। तो इसी वजह से इनकी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है, ये अपनी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना? इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? बहुत आसान चीज है। और देखो हम लोगों ने एक चीज ये भी पढ़ी थी कि नाइट्रोजन जो होता है वो अपने पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट होता है, अपने ग्रुप का। अपने ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज अलग होंगी, डिफरेंट होंगी, अनोमलस बिहेवियर होगा। हर ग्रुप में आएगा ये। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 सब में आएगा, है ना? इसका बिहेवियर अनोमलस होता है। क्यों सर? इसकी साइज छोटी होती है। बहुत बार आ गया यार, बार बार क्या करवाना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, और इसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो पी मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। देखो ये रहा N2 में पी बॉन्ड बना है। यस, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बन रहा है, लेट्स से। यहां पर भी पी मल्टीपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर नाइट्रोजन ये चीज शो कर सकता है। जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं वो पी बॉन्ड नहीं बनाते, बिकॉज उनकी साइज बड़ी होती है। जो पाई बॉन्ड बनेगा वो वीक होगा, उनके ऑर्बिटल्स डिफ्यूज है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती। क्लियर हुई क्या मेरी बात? समझ में आई ये चीज यहां तक? बोलो। डन? कोई दिक्कत नहीं इस चीज में? ये सारी चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन जो होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है विद अ ट्रिपल बॉन्ड, है ना? ट्रिपल बॉन्ड। और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू आपके सामने लिखी है, जो कि बहुत हाई होती है। देखो आप लोगों ने ऐसा सुना होगा ना कि जो नाइट्रोजन होता है N2 वो इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे। ऐसा सुना है ना तुम लोगों ने? वो इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे। एक बात बताओ, जो तुम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह, नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं, चिप्स खाते हो, चिप्स, कोई भी जो पैकेट फूड खाते हो ना जिसमें हवा भरी होती है, वो 10th क्लास में आता था ना, उसमें हवा कौन सी होती है? वो गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो इनर्ट होती है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ट्रिपल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत हाई होती है। ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, इसी वजह से ऐसा होता है। ठीक है ना? हाँ, लेज, हाँ बिल्कुल लेज। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिया है और एक सिलिकॉन सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड दिया है। आपको बताना है बॉन्ड एनर्जी, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ ये देखो ना, ये क्वेश्चन ही है भाई अपने आप में। तुम्हें लगता है कि वो वाले क्वेश्चन करवाने से क्वेश्चन बनता है? हाँ, और बताओ। एक दे रखा है नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, और दूसरा दे रखा है फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। इसमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड, इसमें आपको बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है। फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, इसमें आपको बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है। जल्दी बताओ देखिए। हाँ, कौन बताएगा? फास्ट, जल्दी से बता दो, है ना?
सर इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं सर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन की जो साइज है सर स्मॉल साइज है, छोटी साइज है सर, छोटी साइज वाला मजबूत बॉन्ड बनाता है सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो सर, डन। हाँ जी, वेरी गुड। अब इसके बाद आए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड में तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर क्या दिक्कत है सर, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा ना, सबकी साइज छोटी है सर, और जो छोटी साइज होता है सर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सर ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग, है ना, ये तो हमने बचपन में पढ़ लिया, है ना मुन्ना, जिसने भी ऐसा किया लुढ़क गया, वो लुढ़क गया, लुढ़क गया, है ना मेरे भाई। ऑर्डर जो होता है वो ये होता है। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल यही होता है ना। हाँ, यहां पर लफड़ा है, लफड़ा है, लफड़ा है, और ये लफड़ा मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं पहले भी, लेकिन तुम्हें याद नहीं होगा, मुझे पता है तुम्हें याद नहीं होगी ये चीज। लफड़ा है भैया, क्यों, देखो क्यों लफड़ा है, मैं बताता हूं, देखो बहुत आसान चीज है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जब मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूंगा ना, तो नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में भी लोन पेयर होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हो क्या रहा है, नाइट्रोजन की साइज है छोटी, छोटी साइज होने की वजह से ये जो दोनों लोन पेयर है भाई लोगों, ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे के काफी नजदीक हैं, मानते हो इस बात को, और अगर एक दूसरे के नजदीक हैं तो इन दोनों में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, और जहां रिपल्शन आ जाए वहां बॉन्ड टूटते में टाइम नहीं लगता, वहां बॉन्ड बहुत जल्दी टूटता है ना। तो इसी वजह से यहां पर भी ये रिपल्शन की वजह से, ये लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड है थोड़ा सा वीक हो गया। सर फिर यहां पर क्यों नहीं हो रहा रिपल्शन, अरे मेरे भाई देख, फॉस्फोरस जो है ना वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो इसकी जो साइज है वो बड़ी है। सर इसकी साइज बड़ी है तो इनके बीच दूरी ज्यादा है, और दूरी ज्यादा है तो रिपल्शन नहीं है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है, ये बोलना पड़ेगा दादा, ये चीज तुम्हें समझ में आएगी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। हाँ, तो जब फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट, साइज बड़ी, लोन पेयर के बीच दूरियां ज्यादा, दूरी ज्यादा, रिपल्शन कम, बॉन्ड ज्यादा मजबूत, समझ में आ जाना चाहिए। सेम रीजन है यहां पर भी, ऑक्सीजन में भी सर लोन पेयर रिपल्शन होगा, छोटी साइज है। सल्फर में साइज बढ़ गया, लोन पेयर रिपल्शन कम हो गया, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। सेम रीजन फ्लोरीन में भी यही रीजन होगा, क्लोरीन में भी यही रीजन होगा। छोटी साइज है रिपल्शन, बड़ी साइज है रिपल्शन कम, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। एक बार फटाफट से थम्स अप करो, यस यस, अगर यहां तक समझ में आ गया तो आप एक बार फटाफट से थम्स अप करके बता दो, फटाफट से थम्स अप करके बता दो कि यहां तक सर हमें कहानी समझ में आ गई है, यहां तक हमें कहानी समझ में आ गई है, फटाफट बताओ जरा। हाँ जी जल्दी से बताओ, और अगर नोट कर लिया हो तो डन भी लिख देना, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। यस यस यस, हाँ जी फटाफट, क्लियर है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब हर जगह आप लोगों ने बोला ना, जैसे सर हमने तो ये सुना है साइज बढ़ती है तो बॉन्ड वीक होता है ना, अब वो हर जगह नहीं लगा सकते, यहां पर एक एडिशनल कॉन्फ़िगर चीज आ गई, वो है लोन पेयर का रिपल्शन। सर ऊपर वाले में क्यों नहीं हो रहा, अरे भाई ऊपर वाले में लोन पेयर है ही नहीं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहां लोन पेयर है, तो वहां पर लोन पेयर है ही नहीं, तो रिपल्शन की बात नहीं करेंगे, वहां पर नॉर्मल ऑर्डर फॉलो होगा। यहां रिपल्शन है तो रिपल्शन में ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा ना, बिल्कुल यही चीज आपके सामने लिखी है कि फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, बिकॉज ये जो बॉन्ड होता है ये सिंगल बॉन्ड बना रहे है ना, क्योंकि यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है। बिस्मत होता है वो तो मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिस्मत मेटल है तो मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ये वाली चीज मैंने तुम्हें बताई दी। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में, है ना, उसका रीजन भी लिखवा दिया आप लोगों को उधर नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। और इसी वजह से जो नाइट्रोजन होता है, द कैटिनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कैटिनेशन बहुत वीक होता है। रीजन वापस यही है, कैटिनेशन में क्या होता है, कैटिनेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन 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 ऐसे जुड़ना पड़ेगा ना इस तरह से, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड अगर वीक है तो नाइट्रोजन की इस तरह से जुड़ने की टेंडेंसी कम हो जाती है, नाइट्रोजन की कैटिनेशन की टेंडेंसी बहुत ही कम होती है। यस, बात समझ में आई, क्लियर है ना, डन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो, नोट कर लिया है तो डन लिख सकते हो, आगे चलेंगे फिर। हाँ जी, यहां तक नोट कर लिया हो तो बताओ, फिर उसके बाद आगे चलेंगे।
यस यस यस, फास्ट। हाँ, बॉन्ड वीक है, इसी वजह से कैटिनेशन शो नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो मुन्ना। देखो एक क्वेश्चन, आओ जी एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, यस क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। इनमें से बताओ कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग शो कर सकता है। कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और बोरोन, चार एलिमेंट आपके सामने दे रखे हैं। और इसका पोल भी मैं तुम्हें दे देता हूं, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है ना, पोल मैंने आप लोगों की स्क्रीन पर दे दिया है। अरे भाई कहां गया पोल? हाँ हाँ, वापस पोल दूं क्या? हाँ वापस स्टार्ट किया भाई मैंने पोल, देखना जरा। हाँ दादा, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है। यस यस यस, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग शो कर सकता है? कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग शो कर सकता है? बताइए फटाफट, जल्दी बताओ रे बाबा। कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग शो कर सकता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया, डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसमें देखो, देख लेते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। पोल का रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, 81% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। लीडर बोर्ड भी आपके सामने है, हर्षित, सुदीप, पंडित, श्रीधर, फिर उसके बाद शिवम और श्वेतांक। देखो ना यार, सिंपल सी बात है। देखो ये बोरोन, कार्बन आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, यस। जो आपका नाइट्रोजन है सर, वो भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है सर। जो बोरोन है वो भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है सर। एक बात बताओ, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट बेचारे, इनके पास तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। जब डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग नहीं करेंगे ना। फॉस्फोरस हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, पी पाई डी पाई बड़े आराम से कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ देखें, एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रोपी। इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो एलोट्रोपी शो नहीं करता? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो एलोट्रोपी शो नहीं करता? जल्दी बताइए, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो एलोट्रोपी शो नहीं करता? पोल भी चलो इसका दे ही देते हैं आपको, है ना, इसका पोल भी दे ही देते हैं, आपकी स्क्रीन पर है पोल, अभी अभी लिखवा है। तो इसमें पोल यार इसी तरह के बनेंगे अब, है ना, इसी तरह के पोल बनेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और क्या मतलब, एक क्वेश्चन लिखा आपने, ऑर्डर बताया और वो ऑर्डर वापस पूछ लिया। बताओ देखिए, कौन एलोट्रोपी नहीं शो करेगा? अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, लेकिन फिर भी इसमें कई जनता ऐसी होगी जो निपट जाएगी, मैं बता रहा हूं। कई जनता ऐसी होगी जो निपटेगी इसमें भी, गारंटी है मेरी, गारंटी है अपनी, कई लोग निपटेंगे। आओ लो जी, ये देखो 83%, 16-17% तो फिर भी निपट ही गए ना। हर्षित, वंश, नवी, फिर उसके बाद अग्निवा और पंडित श्रीधर। बहुत अच्छी बात है बेटा, नाइट्रोजन एलोट्रोपी शो नहीं करता है ना, ये चीज भी हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। आइए, एक चीज इसने और लिखी है कि जो नाइट्रोजन होता है वो डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, हेवियर एलिमेंट्स कर सकते हैं, सारी दुनिया जानती है, बिकॉज नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। और फॉस्फोरस और आर्सेनिक जो होते हैं वो डी पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के केस में। जब हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ेंगे और जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग एडिशनल चीजें देख लेंगे, उसको अभी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको अभी के लिए देखने की जरूरत नहीं है। ये 2 स्लाइड्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, आप लोग चाहो तो इनको लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है, काफी बार हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं।
तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी, है ना। और अब केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। देखो सारी दुनिया जानती है एक एलिमेंट है ई, ये जो एलिमेंट ई है ई का अगर आप लोग देखोगे ना, ई यहां पर हो गया कौन सा, ग्रुप 15 एलिमेंट है ना। ई यहां पर मैं ग्रुप 15 एलिमेंट लिख देता हूं। ये अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा, है ना। क्या बनाएगा, हाइड्राइड, EH3 बनाएगा। क्या बनाएगा दादा, हाइड्राइड बनेगा EH3। यहां पर ई इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। हाइड्राइड्स 3 EH3 फॉर्म में, जैसे अगर मैं नाइट्रोजन के हाइड्राइड की बात करूं तो NH3 हो गया, PH3 हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ एंड बिस्मथ। ये वाले हाइड्राइड्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में। लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है ये वाले बॉन्ड लेंथ। बताओ देखें, जल्दी से बताइए इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बचाओ, एलिमेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, फिर उसके बाद बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ। पहले बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ जल्दी से, फटाफट बोल दो भाई, फटाफट बोल दो। हाँ जल्दी 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 जल्दी, किसमें बॉन्ड लेंथ कितनी होगी ऑर्डर बताना है, फटाफट से बता दीजिए। किसकी ज्यादा, बस 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 बिल्कुल सही कह रहे हो। डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी बिकॉज साइज बढ़ती है, साइज बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है ना। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा सर, जिसमें बॉन्ड लेंथ कम होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी सर, मानते हो इस बात को, है ना। इसमें मजबूत बॉन्ड बनेगा। और एक बात बताओ, अगर बॉन्ड मजबूत है तो क्या उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बताओ ना, क्या वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा सर, बिल्कुल होगा, इसमें क्या दिक्कत है। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अच्छा बॉन्ड एंगल बताओ, देखिए बॉन्ड एंगल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आप लोग अगर जान दो, आप लोग अगर जानते हो, आप लोग अगर जानते हो तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो कंपाउंड्स होते हैं कौन से होते हैं, ड्रैगोज कंपाउंड्स होते हैं। बताया था आप लोगों को, अरे ड्रैगोज रूल बताया था ना। तो ये नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी हाइड्राइड्स हैं सारे के सारे ड्रैगोज कंपाउंड्स होते हैं। यहां पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और इन सब के लिए हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं होता। यहां बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का होता था और इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है लगभग 90 डिग्री का होता था, है ना, लगभग 90 डिग्री का होता था। लेकिन फिर भी जो अगर आप एग्जैक्ट ऑर्डर देखोगे, भले ही 1-2 डिग्री का फर्क आए, बिल्कुल फर्क आएगा। डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता था, है ना। ये 107 डिग्री होता है ना। और इसके बाद वाले जो हैं वो लगभग 90 डिग्री के होते हैं, किसी में थोड़ा 90 से ऊपर, किसी में थोड़ा 90 से कम, लेकिन ये बॉन्ड एंगल का एग्जैक्ट ऑर्डर है जो आपके सामने लिखा है, ठीक है। हाँ अप्रोक्स 90 डिग्री होता है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट ऑर्डर देखोगे ना तो एग्जैक्ट ऑर्डर आपके सामने यही लिखा है। आगे चलें, यस बहुत बढ़िया, आगे चलिए। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिड्यूसिंग नेचर की। कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्या लगता है तुम्हें, NH3, PH3, बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, क्या लगता है तुम्हें। बताइए कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, क्या लगता है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, तुम मुझे एक बात बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है
है ना। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, और वही जो हाइड्रोजन होता है वो किसी दूसरे एलिमेंट को जाकर रिड्यूस करता है, यही करता है ना भाई। रिड्यूसिंग एजेंट का काम यही है ना। तो मुझे बताओ सबसे आसानी से हाइड्रोजन कौन देगा, सर सबसे आसानी से हाइड्रोजन BiH3 देगा, बिकॉज अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि BiH3 में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, सबसे वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है किसमें, BiH3 में। तो BiH3 सबसे जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा, सबसे जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और जो सबसे जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करता हो वही सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या ये बात सही है? यस। अबे दूसरों को ऑक्सीडाइज नहीं करता, खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरे को रिड्यूस करता है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है दूसरे को रिड्यूस करना और खुद ऑक्सीडाइज होना। बात समझे? और रिडक्शन किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन की वजह से। हाइड्रोजन देता कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मैं कहूं कि इसमें से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट BiH3 है, इसका मतलब जो बोरो Bi है, बिस्मत, वो सबसे आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करेगा। और सबसे आसानी से हाइड्रोजन रिलीज क्यों करेगा, बिकॉज BiH3 में बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, वो सबसे जल्दी टूटेगा। दादा बोलना पड़ेगा। क्या ये चीज समझ में आई सब लोगों को, है ना। ये रिड्यूसिंग नेचर इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सब लोगों को? आओ आगे चलते हैं और बात करते हैं बेसिसिटी की। हाँ अब बताओ क्या कहता है तुम्हारा दिल, किसकी बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए? ठीक है दादा बोलना पड़ेगा, किसकी बेसिसिटी ज्यादा, किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी? देखो सबके पास लोन पेयर है, मानते हो ना, सबके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। सबके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब इन सबकी टेंडेंसी लोन पेयर डोनेट करने की है। यस, सबकी लोन पेयर डोनेट करने की है। और जो लुईस बेस होता है, सारी दुनिया जानती है, लुईस बेस का काम होता है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेगा? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, सुनो ना, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है ना ऐसा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। क्या आपने ऐसा सुना है? भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो वो देगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो उतनी आसानी से देगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाते थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते थे। याद है ये सारी चीजें आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ी है ना। तो अब यहां पर हो क्या रहा है, देखो नाइट्रोजन जो है ना, इसके दो रीजन मैं आपको बताऊंगा। नाइट्रोजन जो है ना उसकी साइज छोटी है, छोटी साइज है, उसमें एक लोन पेयर रखा हुआ है। छोटी साइज में लोन पेयर रखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। कह सकता हूं मैं ऐसा? छोटी जगह में, मान लो एक क्लासरूम है, छोटा सा कमरा है, उसमें 50 लोग बिठा दिए, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं ज्यादा डेंस होगा? वही 50 लोग आपने एक बहुत बड़े हॉल में बिठा दिए, वहां डेंसिटी कम होगी। यस, यहां पर देखो छोटी साइज में लोन पेयर रखा हुआ है, सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इनमें साइज बड़ी है, इन सब में क्या है, साइज बड़ी है। साइज बड़ी है, सबके पास यहां पर भी लोन पेयर है, बड़ी साइज में लोन पेयर रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो भाई अब बताओ, जिस दिन डोनेट करने की बारी आएगी, जिस दिन इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगी, उस दिन सबसे पहले आगे कौन खड़ा होगा? नाइट्रोजन बोलेगा मैं दूंगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा रखूंगा। यस, एक तो ये रीजन। अब यहां पर दूसरा फैक्टर यह भी आता है, सब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी तो ज्यादा होती है इन सबसे, है ना। ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है तो सर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इसके लिए मुश्किल होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का फैक्टर कंसीडर करोगे तो उस केस में यह कम होना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फैक्टर कंसीडर करोगे तो यह सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए, है ना। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की कहानी बता दूं, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सबकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इन सबकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस में जाने पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम से बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, या फास्फोरस से आर्सेनिक में जाने पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम से कम हो जाएगी, नहीं, कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस नहीं आता, है ना। और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस नहीं आता तो हम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कंसीडर नहीं करते, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहां पर तो लगभग सेम होती, देखो इसकी और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो लगभग सेम होती थी,
और इनमें भी बहुत कम डिफरेंस होता है। तो इसी वजह से यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कंसीडर नहीं किया गया है, बिकॉज उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो ये वाला फैक्टर कंसीडर करना है। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यस। एक चीज और देखो, ये तो एक रीजन हुआ है ना, इसको दो तरीके से समझा दिया मैंने। इसको एक और तरीके से भी समझा सकते हो, हालांकि वो थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल है ना। अगर ये वाला याद रह जाए ना तो इसी को याद रख लेना। फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं समझा देता हूं, है ना, फिर भी चाहो तो समझा देता हूं। देखो क्या रीजन है। अगर मैं NH3 की बात करूं, देखो वो वाला थोड़ा सा और अलग तरीके का रीजन है, मैं समझा देता हूं, नहीं तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि भाई हमें पूरा खोल के नहीं बताया। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। देखो सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। यहां नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, है कि नहीं है? तो यहां नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, यहां नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो किस ऑर्बिटल में रखा हुआ है? sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रखा हुआ है ना। यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर कहां रखा हुआ है दादा? sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रखा हुआ है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में लोन पेयर रखा है तो मुझे बताओ इस sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है? आप लोग बोलोगे सर 25% है। मानते हो? नाइट्रोजन का लोन पेयर एक ऐसे ऑर्बिटल में रखा है जिसमें परसेंटेज s कैरेक्टर 25% है। दादा बोलना पड़ेगा, क्या बात सही है? यस। और देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वाले जो कंपाउंड्स हैं ये हैं ड्रैगोस कंपाउंड्स। कौन से हैं? ड्रैगोस कंपाउंड्स। सर यहां पर सेंट्रल एटम के पास कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जो लोन पेयर है वो कौन सी ऑर्बिटल में रखा हुआ है? s ऑर्बिटल में। दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा। और ये जो s ऑर्बिटल में रखा है तो इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा? 100% होगा। अब बताओ तुम, फॉस्फोरस का लोन पेयर एक ऐसे ऑर्बिटल में रखा है जिसमें परसेंटेज s कैरेक्टर 100% है। नाइट्रोजन का लोन पेयर एक ऐसे ऑर्बिटल में रखा है जिसमें परसेंटेज s कैरेक्टर 25% है। अब मुझे बताओ जिस दिन इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगी कौन आसानी से लोन पेयर देगा? अब बता दो। जिस दिन लोन पेयर को डोनेट करना होगा उस दिन आसानी से कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन बोलेगा मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है 25% वाले इस कैरेक्टर में रखा है, इस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है। यहां लोन पेयर 100% एस कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल में रखा है, इसका मतलब यहां पर लोन पेयर पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है। इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कम होगी, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने की ज्यादा है, इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। बताओ अब समझ में आया? हाँ बोलो बोलो। देख रहे हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कमाल? देखो तुम लोग, है ना, तुम लोग बोल रहे थे ना सर बोरिंग लग रहा है, सर नींद आ रही है, ये है असली कहानी, है ना। हाँ क्लियर हुआ क्या? बोलो बोलो बोलो। तो भाई इतने सारे तरीके बता दिए एक ही चीज के, है ना। अब तो मेरे हिसाब से कहानी क्लियर हो गई होगी, है ना। अब तो सारी चीज समझ में आ गई होगी बढ़िया ढंग से। अब आप नहीं बोल सकते सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सर ये वो फलाना, कह नहीं सकते अब, क्योंकि मैंने ड्रैगो बता दिया ना, ड्रैगो के बाद सब खत्म हो जाता है। तो मैं हमेशा यही करता हूं, पहले इस वाले तरीके से समझाता हूं, फिर कोई कहे नहीं सर मजा नहीं आया सर, तो भाई मजा ले ले, इस तरीके से समझा देते हैं, ठीक है। आओ अब इसके बाद देखो एक चीज और, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, है ना, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो हम लोगों ने पढ़ा है ये चीज कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के, ठीक है दादा। जहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोग पढ़ के आए हो, मेरे हिसाब से बताने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बॉइलिंग पॉइंट इतना निकालते थे तुम लोग, है ना, कि भाई अल्कोहल का ज्यादा होगा, ईथर का और कम होगा, फिर उसके बाद आपके एल्केन्स वगैरह का और कम होगा, है ना, पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो यहां देखो, अगर मैं नाइट्रोजन के हाइड्राइड की बात करूं, NH3, PH3, ASHS3, है ना, एंटीमनी आ गया और बिस्मथ आ गया। तो दो NH3 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड।
यहां पर कौन सा फोर्सेज आएंगे, वेंडरवॉल फोर्सेज। हालांकि ये मैंने ऑर्डर लिखवा रखा है तुम्हें पहले ही, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मैंने लिखवा रखा है, जहां मैंने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई है, कहां पर, केमिकल बॉन्डिंग में, है ना, वहां ये लिखवा रखा है। तो सर इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है अगर आप इनमें वेंडरवॉल फोर्सेस देखोगे ना, और वेंडरवॉल फोर्सेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस एरिया के, है ना। तो सर इनमें अगर आप ऑर्डर देखोगे, सिर्फ इनमें ऑर्डर देखोगे तो ऑर्डर ये आएगा बॉइलिंग पॉइंट का। इनमें सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास इसका ज्यादा है, तो यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे स्ट्रांग होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। लेकिन सर यहां NH3 जो है, इसमें कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो सर ये NH3 कहां सेट होगा बीच में, NH3 बेटा यहां सेट होता है, यहां आता है NH3, फिर आता है SbH3, यहां आता है BiH3। ये ऑर्डर है फाइनल किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। नोट कर लो इसको, मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती, है ना। ये वाला ऑर्डर मैंने आपको पहले भी लिखवा रखा है, बता दो लिखवा रखा है ना। हाँ जी, यस 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 बेटा, साइज बड़ा है, इसी वजह से वेंडरवॉल फोर्सेस साइज पे डिपेंड करते हैं, सरफेस एरिया पे ही डिपेंड करते हैं। इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, इसमें वेंडरवॉल फोर्सेस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ना। ये सारी चीजें, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मैंने पहले भी बताया है, ये आप लोगों का हो गया रिवीजन। क्या हो गया, रिवीजन हो गया। तो यहां पर भी लिख देता हूं, चलो मैं, NH3 PH3 सॉरी PH3 ASH3, यहां पर आएगा NH3, यहां पर आएगा एंटीमनी, और सबसे लास्ट में आएगा मुन्ना BiH3। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं आता, है ना। मेल्टिंग पॉइंट में आपको यही ऑर्डर ध्यान में रखना है, मेल्टिंग पॉइंट में यही ऑर्डर ध्यान में रखना है। NH3 सबसे ज्यादा होगा, है ना, यहां पर ये वाला फैक्टर कंसीडर नहीं होता, NH3 सबसे ज्यादा हो जाएगा। और कोई ये बोलेगा सर BiH3 के बारे में क्यों नहीं लिखा आपने, बिकॉज उसके बारे में कोई डेटा नहीं नोन है ना, डेटा नहीं पता है, इस वजह से बिस्मथ के हाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट नहीं लिखा गया। ऑलराइट, बिस्मथ के हाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट नहीं लिखा गया बिकॉज वो डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, वो डेटा अवेलेबल नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। मेल्टिंग पॉइंट पे तो नहीं आता, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखोगे। ठीक है, क्लियर बेटा। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, मैंने बोला ना, मेल्टिंग पॉइंट और भी फैक्टर पे डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे भी डिपेंडेंसी रखता है। तो जहां क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ जाती है, फिर एक्सेप्शन आ जाता है, क्योंकि फिर हमें उसका लैटिस देखने से नहीं पता लगता ना, किसकी शक्ल देखने से लैटिस थोड़ी ना पता लगता है। इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। बॉइलिंग पॉइंट को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, चलो फिर बताओ, देखें हाइड्राइड वाली कहानी क्लियर होगी सब लोगों को, हाइड्राइड वाली कहानी क्लियर होगी सब लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यस, एक छोटी सी चीज और कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपको छुट्टी दे दी जाएगी, और वो छोटी सी चीज है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, है ना। ग्रुप 15 एलिमेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा सर, ऑक्साइड बनाएगा, एक EO3 बनाएगा, एक E2O5 बनाएगा, बहुत अच्छी बात है सर। EO3 में E का ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी EO3 नहीं है, E2O3, EO3 में तो +6 हो जाएगा, है ना। E2O3 टाइप का ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +3, E2O5 ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +5। फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया, है ना। दूसरा पॉइंट, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, ये पॉइंट भी मैं समझा चुका हूं। CO और CO2 याद करो, ग्रुप 15 एलिमेंट्स में समझाया था। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ E2O3 से ज्यादा होगी, है ना। +5 है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा है, ज्यादा भूखा है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। एसिडिक कैरेक्टर जो होता है ऑक्साइड्स का, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करता है, सारी दुनिया जानती है, बिकॉज मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बढ़ेगा, तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीज करेगा। डन, ऑल राइट। और देखो ये इसने डेटा लिख दिया कि जो ऑक्साइड्स होते हैं E2O3 टाइप के, नाइट्रोजन और फास्फोरस के, वो प्योरली एसिडिक होते हैं, है ना। जैसे N2O3 हो गया, P2O3 हो गया। ये एक्चुअली P2O3 P4O6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये कैसे होते हैं दादा, एसिडिक होते हैं।
आर्सेनिक का ऑक्साइड और एंटीमनी का ऑक्साइड, ये दोनों कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और जो बिस्मत होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है ना। वो कैसा होता है दादा? बेसिक होता है। ये ध्यान में रखना आप लोगों को, ये ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना वो मोनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना डाइमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देखो डाइमर, अगली क्लास में मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, P4O6 P4O10 की। P2O3 अकेला नहीं रहता, दो जिस्म से एक जान बन जाती है और डाइमर होके P4O6 में एग्जिस्ट करता है ना, P4O6 बना लेता है। अरे ई यहां पर ग्रुप 15 एलिमेंट है, हे भगवान हद है। मतलब ई यहां क्या है? ग्रुप 15 एलिमेंट है, कोई भी हो सकता है। ई यहां पर ग्रुप 15 एलिमेंट है, ठीक है। हाँ वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद आपके सामने लिखे हैं कुछ ऑक्साइड्स और उनकी नेचर, है ना। ये याद रहना अच्छी बात है अगर रख लोगे ना। देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2 और NO जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं और कलरलेस होते हैं। ये जो तीनों ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, ये एसिडिक होते हैं। N2O3 जो होता है ब्लू कलर का सॉलिड होता है। NO2 सारी दुनिया जानती है ब्राउन कलर की गैस होती है। N2O4 कलरलेस सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और N2O5 कलरलेस सॉलिड होता है ना। हालांकि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे सिलेबस से वैसे हटा दिया है, जो सिलेबस आया है नया उसमें ऑक्साइड्स सल्फाइड्स ये सिलेबस से हट गया, लेकिन फिर भी कई बार जो ऑक्साइड्स के कलर पे, है ना, और उनकी एसिडिक और बेसिक नेचर पे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसीलिए मैंने जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उनका कलर कैसा होता है, उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, और वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर उनकी नेचर कैसी होती है वो भी लिख दिया आपके सामने, है ना। ये दोनों ऑक्साइड्स न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, हम सब लोग जानते हैं। ये जो तीनों ऑक्साइड्स होंगे सारे के सारे एसिडिक होंगे, कोई बेसिक ऑक्साइड बनाता नहीं है ना। और ये इनके कलर्स हैं, है ना। ये ब्लू कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का होता है, ये कलरलेस, ये भी कलरलेस, ये गैस होता है, ये सॉलिड होता है, ठीक है। डन डन डन, ठीक है दादा, ऑल राइट। यहां तक हम लोग पढ़ेंगे। अब जो भी कहानी होगी, मैं सोच रहा था आज थोड़ा और ज्यादा पढ़ाऊंगा लेकिन नहीं पढ़ा पाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा पाए। आज का होमवर्क ये रहा, ठीक है। एक्सरसाइज मैंने डाल दी है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, ठीक है ठीक है ठीक है। ये रहे आपके नाइट्रोजन एक्सरसाइज 2 में ये वाले क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। और इसके अलावा आप लोग और क्या करोगे? आप लोग रिवाइज करके आओगे, ठीक है ना। आप लोगों को पढ़ के आना है, साथ साथ आप लोगों को डीपीपी भी सॉल्व करनी है। क्या करना है? डीपीपी भी सॉल्व करनी है, ठीक है। हो जाएगा क्या? यस हो जाएगी डीपीपी सॉल्व, अरे बोलो, ठीक है। चलो फिर बहुत अच्छी बात है। अब जाते जाते अगर कुछ आपके कॉमन डाउट्स है वो देख लेते हैं। सर रिकॉर्डेड लेक्चर 8 बजे ही अपलोड कर दीजिएगा प्लीज। बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर कोशिश करेंगे 8 बजे ही हो जाए, है ना। 8 या फिर 8:30 जब भी होगा देख लेंगे, लेकिन मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना, ये मिल जाएगा। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। अरे ओ, ओ, ओ। हाँ जी, और देखो और क्या डाउट है भाई? सर मोदी जी को, अब बताओ, ये क्वेश्चन होते हैं सर हमें एफिनिटी एंड आयनिक रेडियस ये 2.13 और 14 के लिए क्वेश्चन नहीं पढ़ना। बेटा वहां पर देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 14 वगैरह की बात नहीं होती। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन वो इतना रेलिवेंट नहीं है, फिर इररिलेवेंट चीज को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग डिफाइन नहीं करते। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की टेंडेंसी उनकी बहुत कम होती है, +2 +4 ही शो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन गेन उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं पढ़ते हैं। राजवन सर को बोल दें शादी कर लीजिएगा, बिल्कुल बोल देंगे। सर ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी काफी है बेटा, मेंस के लिए काफी है ना। मैं एडवांस के लिए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेंस के लिए काफी है, ठीक है, मेंस के लिए काफी है। सर आपके नोट्स के बाद भी एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है क्या? मैं तो नहीं बोलूंगा कि नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन फिर भी आपका अगर मन कर रहा है, अगर आपको तसल्ली चाहिए तो आप लोग पढ़ सकते हो अपनी खुशी के लिए, ठीक है। सॉल्ट पीटर नाम है बेटा। सर 8:30 बजे डलवा देंगे, ठीक है। पर्सनल डेडिकेशन एंड हार्डवर्क विल डिटरमाइन योर सक्सेस। पता नहीं क्या लिख दिया। राजस्थान ही हमारे महाराज महाराणा प्रताप का गढ़ है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान, वेरी गुड। जयपुर बहुत बढ़िया। जेई वर्ल्ड कप कमिंग सून। रिकॉर्डेड लेक्चर आज ही शाम को अपलोड। अरे बेटा आज शाम को नहीं होगा, मैंने स्पेशली पंकज खरी बैच लिया था, पर साथ में फैजल सरन, आप दो लेजेंड। थैंक यू थैंक यू सर। लेकिन NH3 की बॉन्ड एनर्जी भी तो ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ना होना चाहिए? बेटा नहीं, बॉन्ड एनर्जी से बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड नहीं करता,
बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटर एटॉमिक, जैसे देख लो दो मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बॉइलिंग पॉइंट उस पर डिपेंड करता है। इस पे नहीं कि एक मॉलिक्यूल में एनर्जी कितनी है, उस पर डिपेंडेंसी नहीं होती। जैसे NH3 की अगर हम लोग बात करें ना, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट नहीं डालेगा। बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट डालेगा NH3 के दो मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी वजह से तो लिखा है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, है ना, दो मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना। बेटा अब आज के लिए इतना ही करते हैं ना, बाकी जो डाउट्स हैं मैं उधर ले लूंगा आप लोगों के, ठीक है। चलो जी, अब आज वाले सेशन में करते हैं खत्म, इतना ही। आज आप सब लोग आए, सुबह सुबह आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को झेला, पढ़ा और कुछ सीखा, उसके लिए मैं आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। यस, चलिए फिर खत्म करें आज का सेशन, 5-6 मिनट वैसे एक्स्ट्रा हो गए। चलो फिर नेक्स्ट वाला सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, बाकी आगे की बात आगे होगी। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दादा पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम तो पढ़ने से चलेगा भाई, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।